नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग NCERT 360 डिग्री का क्लास 12 पार्ट 1 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र, अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करें। अर्थशास्त्री इसे कहते हैं चुनाव की समस्या। आंसर बी, चुनाव की समस्या। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करें। अर्थशास्त्री इसे कहते हैं चुनाव की समस्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ है। आंसर ये हो जाएगा, गिर जाती है। यह देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से निर्भर हो जाती है उसकी कीमत पर। आंसर सी, उसकी कीमत पर। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से निर्भर हो जाती है उसकी कीमत पर। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध कहलाता है मांग फलन। आंसर ए, मांग फलन। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध कहलाता है मांग फलन। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह दर्शाता है मात्रा। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह दर्शाता है मात्रा। मांग फलन का ग्राफीय चित्रण कहलाता है मांग वक्र। आंसर बी, मांग वक्र। मांग फलन का ग्राफीय चित्रण कहलाता है मांग वक्र।
उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः होता है नकारात्मक। आंसर सी नकारात्मक। उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः होता है नकारात्मक। मांग का नियम यह कहता है कि यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ संबंध होता है विपरीत। आंसर बी विपरीत। मांग का नियम यह कहता है कि यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ संबंध होता है विपरीत। उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच का संबंध है मांग फलन। आंसर ए मांग फलन। उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच का संबंध है मांग फलन। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु के स्वरूप पर। आंसर बी वस्तु के स्वरूप पर। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु के स्वरूप पर। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं सामान्य वस्तुएं। आंसर ए सामान्य वस्तुएं। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं सामान्य वस्तुएं। एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं। आंसर सी निम्न स्तरीय वस्तुएं। एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग घटती जाती है और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए
मांग घटती जाती है और आय जैसे जैसे घटती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। नीचे दिए कथन और कारण पर विचार करें। कथन: एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। कारण: किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर बी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। कथन: एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। कारण: किसी संबंध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। मांग वक्र यह मानकर बनाया गया था कि दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता का अधिमान, उपयुक्त में से सभी। मांग वक्र यह मानकर बनाया गया था कि क्या दिया गया है? उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता का अधिमान। आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मांग वक्र यह मानकर बनाया गया था कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए हुए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या होता है? प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है। आंसर ए, प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है। वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए हुए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या होता है? प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है। मांग वक्र शिफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। मांग वक्र शिफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग
वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता की रुचियों और अधिमानों में परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र का शिफ्ट हो सकता है। उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन यदि किसी वस्तु के पक्ष में होता है तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर होगा। उपभोक्ता के अधिमान में परिवर्तन यदि प्रतिकूल होता है तब मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। उपभोक्ता के रुचियों और अधिमानों में परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र का शिफ्ट हो सकता है। उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन यदि किसी वस्तु के पक्ष में होता है तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर होगा। उपभोक्ता के अधिमान में परिवर्तन यदि प्रतिकूल होता है तब मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करेगा, यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियों और अधिमानों, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करेगा, यह किस पर निर्भर करता है? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचियों और अधिमानों, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। मांग फलन वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं रहती हैं अपरिवर्तित। आंसर ए, अपरिवर्तित। मांग फलन वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं रहती है अपरिवर्तित। बाजार मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपर्युक्त में से सभी। सभी कथन सत्य है। बाजार मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी सत्य है। कोई भी गलत नहीं है, सभी सत्य है। मांग की लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 और 4 चारों सत्य है। आंसर डी 1, 2, 3 और 4। मांग की लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता है। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सत्य है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। आंसर बी हो जाएगा। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। एक रैखिक मांग वक्र की लोच आसानी से किस पद्धति से मापी जा सकती है? ज्यामितीय पद्धति। आंसर ए ज्यामितीय पद्धति। एक रैखिक मांग वक्र की लोच आसानी से किस पद्धति से मापी जा सकती है? ज्यामितीय पद्धति। आंसर ए हो जाएगा ज्यामितीय पद्धति। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक हैं वस्तु की प्रकृति, वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, ए और बी दोनों। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक हैं वस्तु की प्रकृति, वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, ए और बी दोनों। आंसर सी ए और बी दोनों। वस्तु की प्रकृति, वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक हैं वस्तु की प्रकृति, वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता दोनों सही है, दोनों हो जाएगा। लोच तथा व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुणक है। यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में कैसे परिवर्तन आता है। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबंध है। कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है। लोच तथा व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुणक है। यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में कैसे परिवर्तन आता है। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबंध है। कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी। यह इस बात पर निर्भर करता है
कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है। उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है।